हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मीरा एकेडमी ऑनलाइन के साथ साथ एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर ए कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगला टॉपिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं बाबू विद्युत आवेश के गुण, और विद्युत आवेश के गुण को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं बाबू, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बाबू, यहाँ पर आज हेडिंग डाल लेते हैं बाबू। अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी आपका आज का लेक्चर्स रहेगा विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण, आवेश के गुण, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोला जाता है बाबू? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। जैसे हम जानते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कुछ आवेश का एक अपना रियल यानी गुण होता है, यानी कुछ गुण धर्म होते हैं, और उसी गुण धर्म के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्मोलॉजी होता है, और इसी बेसिक टर्मोलॉजी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यानी अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला होता है बाबू आवेश का योग होता है। पहला क्या होता है बाबू? आवेश के योग, आवेश के योग, आवेश के योग। और आवेश के योग को हम बोलते हैं बाबू चार्ज इज एडिटिव बोला जाता है, चाहे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव क्या बोला जाता है बेटा? चार्ज इज एडिटिव। यानी आवेश को योग को हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज इज एडिटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज इज एडिटिव क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है एक्चुअली में कौन सी राशि होता है बाबू? अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कंडक्टर ऑफ वायर में 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम को हम चार्ज को देते हैं। जो 5 कूलाम, 6 कूलाम, 7 कूलाम जो चार्ज होता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, और जो सबस्टांस सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करे, जिसमें कोई प्रकार की डायरेक्शंस की बात ना हो, उसमें सिर्फ वह जो राशि होती है बाबू अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है बाबू? अदिश राशि होती है। यानी चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है जिसके विभिन्न प्रकार के आवेशों को बीजगणितीय योग किया जाता है, उसको बोलते हैं आवेश का योग। क्या बोलते हैं बाबू? आवेश के योग। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में आवेश का जो योग होता है यह क्या होता है। आवेश के योग के मतलब होता है, जैसे आप लोग तिलक या बारात में गए होंगे शायद, तो उसमें क्या होता है, बारात में जाने के बाद मान लेते हैं दुआरी बारात लग जाता है, तो क्या होता है उसके बाद नाश्ता पानी चलाया जाता है। तो यहाँ पर नाश्ता पानी कुछ ऐसे चलाया जाता है, और वहाँ पर जो बारात का जो मेन होता है उससे रिक्वायरमेंट पूछा जाता है कि यहाँ पर आपके तरफ से कितने नाश्ते के रिक्वायरमेंट है। तो वो अपने क्वांटिटी में बताते हैं कि 100 नाश्ते चाहिए, 50 नाश्ते चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी कोई भी निकाय होता है, यानी कोई आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज अवेलेबल रहते हैं उन्हीं चार्जों को हम चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं, और वही जोड़ना या घटाना आवेश के योग कहलाता है। योग के मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बाबू? योग के मतलब होता है जोड़ना, यानी वो भी जोड़ेंगे तो चिन्ह के साथ, क्योंकि एक्चुअली में हम जानते हैं कि साइन 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव नेचर का होता है और दूसरा कौन सा नेचर का होता है बाबू? निगेटिव नेचर का चार्ज होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ ऐसे लिख लेंगे बाबू। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, सिंपल से तरीके में लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि सिंपल से तरीके में लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आप लोग यह जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, आवेश
एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, चूंकि हम जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों को, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों को, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों को, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेशों को बीजगणितीय योग किया जाता है, किया जाता है, आवेश का योग कहलाता है, आवेश का योग कहलाता है, आवेश के योग कहलाता है, आवेश का योग कहलाता है। अब तो यहाँ पर समझ गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आवेश एक्चुअली में होता है वह अदिश राशि होता है। अदिश राशि इसलिए होता है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और दिशा नहीं होते हैं, जिसके परिमाण को बीजगणितीय योग किया जाता है। योग के मतलब होता है चिन्ह के साथ जोड़ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है बाबू, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड आया हुआ है, बीजगणितीय योग। ये क्या आया होगा बाबू? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग किसको बोलते हैं बाबू? किसी भी क्वांटिटी को जब हम चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं तब उसे हम बोलते हैं बीजगणितीय योग। यदि किसी क्वांटिटी, यदि किसी राशि को हम जब चिन्ह के साथ जोड़ते या घटाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? बीजगणितीय योग बोला जाता है। अब बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सभी लोगों को समझ में आ गया? बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ जोड़ना या घटाना। क्लियर? यानी बीजगणितीय योग का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर एग्जांपल में एक्चुअली में बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं एग्जांपल, अगर मान लेते हैं फर्स्ट की एक्चुअली में बात करते हैं तो मान लेते हैं कोई निकाय है। जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई निकाय है, जैसे मान लेते हैं यहां पर भी कोई निकाय है। लीजिए यहां पर मान लेते हैं कोई निकाय है और इस निकाय के अंदर मान लेते हैं दो चार्ज है, यानी Q1 चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं माइनस Q2 चार्ज है, यानी Q2 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q3 है और यहाँ पर मान लेते हैं Q4 है। यानी यहाँ पे एक क्या है बाबू? कोई निकाय है, यानी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है बाबू? कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हम जानते हैं कि इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज उपस्थित रहते हैं उन्हीं चार्जों को हम सिर्फ जोड़ते या घटाते हैं। आउटर मोस्ट बाहर के दिशाओं में जो भी चार्ज उपस्थित रहते हैं उस चार्ज को एक्चुअली में न तो जोड़ा जाता है न तो घटाया जाता है। तो यह निकाय के अंदर दो चार्ज है, यानी Q1 चार्ज है और यहाँ पर क्या है? माइनस Q2 चार्ज है, यानी दो चार्ज अवेलेबल है। तो इन्हीं दोनों चार्जों को चिन्ह के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तब उसको बोलेंगे आवेश का योग। कोई डाउट यहाँ तक? कहने का सेंस यह है कि हमारे पास जितने भी कोचिंग संस्थान में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो उन सारे लड़कों में से सभी लड़के को काउंट नहीं कर सकते हैं। जितना महाराज इनके धरती पर आते हैं सभी को काउंट नहीं कर सकते हैं। जितना हमारे क्लासों में पढ़ते हैं उन्हीं लड़के को काउंट करेंगे जो कि इस क्लास में उपस्थित होंगे, और बाकी लड़के को काउंट नहीं किया जाता है जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर के होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन्हीं स्टूडेंट को काउंट किया जाता है, और बाहर की दिशाओं में जितने भी स्टूडेंट क्रिकेट और बैट गेंदा के इंजॉय लेते हैं, यानी मजा लेते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको कभी काउंट नहीं किया जाता है। जो किसी सिस्टम के अंदर उपस्थित रहेंगे उन्हीं को हम लोग काउंट करेंगे। तो सिस्टम के अंदर कितने चार्ज उपस्थित है बाबू? दो चार्ज उपस्थित है। यानी कुल आवेश की बात करते हैं, कुल आवेश की एक्चुअली में बात करते हैं, तो कुल आवेश की एक्चुअली में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है बाबू? Q1 चार्ज है और माइनस यहाँ पर क्या है बाबू? Q2 चार्ज है। यानी एक पर प्लस है दूसरा पर क्या है बाबू? माइनस है। तो यानी Q1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? Q2। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में जानते हैं कि Q1 और Q2 क्या होता है बाबू? आवेश होता है। तो Q1 बराबर यहाँ पर मान लेंगे Q2 के। अब देखिए यहाँ पर Q1
माइनस और Q2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं यानी Q1। अब नेट चार्ज के वैल्यू क्या आ गया, शून्य आ गया, यानी Q नेट बराबर यहाँ पर क्या आ गया बाबू, शून्य के बराबर हो गया। यानी इस निकाय के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, यानी एक पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो दूसरे पर निगेटिव नेचर का चार्ज है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं बाबू, क्योंकि इसको क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब यहाँ पर अब इसको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आवेश का योग एक्चुअली में होता क्या है। अब थोड़ा बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। यह आकार तथा अगर एग्जाम्पल की एक्चुअली में बात करते हैं, एग्जाम्पल की एक्चुअली में बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग ट्रायल कर लेते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर ट्रायल कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत अब बाबू यहाँ पर एग्जाम्पल की एक्चुअली हम बात करते हैं। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल की हम सिर्फ बात करेंगे। मान लेते हैं सपोज डेट एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बाबू? आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको हम मान लेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं बाबू कोई निकाय है। ये भी मान लेते हैं कोई निकाय है, हिंदी में लिख देते हैं कि आप लोग को सावधानी पढ़ के। अब ये भी मान लेते हैं कोई निकाय है ताकि आप लोग को समझ सके। ये भी मान लेते हैं कोई निकाय है, ये भी मान लेते हैं कोई निकाय है। निकाय के मतलब होता है सिस्टम, और ये भी मान लेते हैं कोई निकाय है कि नहीं बेटा बताइए? है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल हम लोग सावधानी पूर्वक सीखेंगे। और ये मान लेते हैं कोई एक्चुअली में निकाय है, तो निकाय के अंदर मान लेते हैं कुछ चार्ज अवेलेबल होंगे। क्या होंगे बाबू? कुछ चार्ज अवेलेबल होंगे। जैसे मान लेते हैं इस निकाय के अंदर मान लेते हैं Q1 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q2 चार्ज है, और यहाँ पर Q3 है कि नहीं? यानी इस निकाय के अंदर कितने चार्ज अवेलेबल है बाबू? 2 चार्ज अवेलेबल है, यानी Q1 और Q2 चार्ज अवेलेबल है। तो हम जानते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज उपस्थित रहते हैं और उन्हीं चार्जों को या तो जोड़ते या घटाते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर के दिशाओं में जो भी चार्ज अवेलेबल रहते हैं उसको कभी जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। जैसे इस कोचिंग संस्थान में जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं उन्हीं स्टूडेंटों को हम काउंट करेंगे। आउटर मोस्ट बाहर के दिशाओं में जो भी घूम रहे हैं टहल रहे हैं उनको कभी काउंट नहीं किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बताइए इस सिस्टम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि निकाय के अंदर कितने चार्ज प्रेजेंट है? आप ही लोग बताइए कितने चार्ज है बाबू? 2 चार्ज है, यानी पहला Q1 और दूसरा क्या है बाबू? Q2 है। यानी यहाँ तक बताइए कोई डाउट? पहला Q1 और दूसरा Q2। तो यहाँ पर Q नेट की अगर है यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किन चार्जों को जोड़ेंगे जो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उपस्थित होंगे? तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 2 चार्ज उपस्थित है, यानी पहला है बाबू Q1 और दूसरा क्या है बाबू? Q2। तो यानी नेट चार्ज का वैल्यू आपका निकल जाएगा कि नहीं बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए होंगे तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल की अगर एक्चुअली में मैं बात करता हूँ, तो मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज है, और यहाँ पर Q2 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q3 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q4 चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं Q5 चार्ज है। यानी यहाँ पर 5 गो चार्ज अवेलेबल है। कितने चार्ज बाबू अवेलेबल है? 5 चार्ज अवेलेबल है। और इन 5 चार्जों में से
कौन सा चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम है यानी निकाय के अंदर है, कितने चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है बाबू बताइए जल्दी। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितने चार्ज उपस्थित है, यानी 3 चार्ज उपस्थित है। कितने चार्ज उपस्थित है बाबू, 3 चार्ज उपस्थित है। तो यानी पहले यानी अगर क्यू नेट की अगर एक्चुअली में बात करते हैं, क्यू नेट की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में जितने भी चार्ज उपस्थित रहता है और उन्हीं चार्जों को सिर्फ जोड़ते या घटाते हैं। बाबू यहाँ पर हम बहुत अच्छे पूर्वक से पढ़ाते हैं बाबू, ताकि आप लोग को सभी लोगों को जो लड़के लोगों का मैंने फिजिक्स में कुछ न सीख पाए वो मेरे पास आइए, आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से फिजिक्स को हंसते खेलते और फुल इंजॉय लेते हुए भी आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से सीख लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितने भी चार्ज प्रेजेंट है यह आप लोग को जवाब देना है 1 सेकंड में। तो जवाब नहीं दे सकते हैं, कितने चार्ज उपस्थित है बाबू, 3 चार्ज उपस्थित है। यानी पहला Q1, दूसरा Q2 और तीसरा -Q3। और इन्हीं चार्जों को हम लोग क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं। तो यानी पहला है बाबू Q1 और दूसरा क्या है बाबू Q2 और तीसरा क्या है बाबू -Q3। यानी 3 चार्ज उपस्थित है। तो इसको हम क्या कर देंगे बाबू, वो भी जोड़ेंगे तो चीन के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे बाबू, चीन के साथ जोड़ेंगे। अब अगला एग्जाम्पल की एक्चुअली में बात करता हूँ, अगला एग्जाम्पल की एक्चुअली में मैं बात करता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q3 है और यहाँ पर मान लेते हैं Q4 है, यहाँ पर -Q और -Q2 है और यहाँ पर मान लेते हैं Q5 है और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर Q6 है। अब बाबू यहाँ पर सवाल पूछने वाली बात है कि इस निकाय के अंदर कितने चार्ज अवेलेबल है, जरा 1 सेकंड में बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 1 सेकंड में बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर इसमें कितने चार्ज अवेलेबल है। यानी इस निकाय के अंदर यानी इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 4 चार्ज अवेलेबल है और इन्हीं चार्जों को हम क्या करते हैं, चीन के साथ जोड़ते या घटाते हैं। अगर क्यू नेट की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो क्यू नेट की बात करते हैं तो 4 चार्ज अवेलेबल था, माइनस यहाँ पर Q1 माइनस यहाँ पर Q2 और उसके बाद यहाँ पर प्लस Q3 और प्लस यहाँ पर क्या Q4 है कि नहीं। और यहाँ पर कुल आवेश का योग आ गया कि नहीं। और कोई भी न्यूमेरिकल सवाल आपका इस पर बनाने के लिए बोले तो कुछ ऐसे सवाल पूछता है, यदि किसी निकाय में उपस्थित 5 कूलाम 6 कूलाम 7 कूलाम का आवेश उपस्थित है तो आवेश का योग बताइए। चाहे सवाल कुछ ऐसे पूछे, यदि निकाय के अंदर उपस्थित आवेश 5 माइक्रो कूलाम 6 मिली कूलाम आवेश उपस्थित है तो आवेशों का योग बताइए। तो निकाय के अंदर जितने भी चार्ज उपस्थित रहता है उन्हीं चार्जों को एक्चुअली में जोड़ते या घटाते हैं। आउटर मोस्ट बाहर के दिशाओं में जो भी चार्ज उपस्थित रहता है उसको कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब बाबू यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं Q1 चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं Q2 चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं Q3 चार्ज है। यानी इस निकाय के अंदर कितने चार्ज है बाबू, 3 चार्ज है। अब यहाँ पर मान लेते हैं Q4 मान लिया और यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर Q5 मान लिया, ये भी माइनस में मान लिया। और यहाँ पर निकाय के अंदर कितने भी चार्ज उपस्थित है बाबू बताइए, यहाँ पर 3 चार्ज उपस्थित है और तीनों चार्ज पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो सिंपल से तरीके में क्या करेंगे बाबू, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के मतलब यहाँ पर क्या होता है बाबू, यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू नेट का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए बाबू। क्यू नेट की बात करते हैं तो इस निकाय के अंदर कितने चार्ज उपस्थित है, यानी पहला है बाबू Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा क्या है बाबू, यानी तीसरा है Q3। इसको जोड़ दिए तो आपका नेट चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। अगर एक्चुअली में इसकी हम बात करते हैं, अगर इसका हम भी बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं Q1 चार्ज है, यहाँ पर -Q2 चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं Q3 चार्ज है और इसमें यहाँ पर मान लेते हैं Q4 है और यहाँ पर मान लेते हैं Q5 चार्ज है। यानी यहाँ पर 5 चार्ज है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में 3 चार्ज अवेलेबल है और 2 चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर अवेलेबल है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर अवेलेबल रहता है उस चार्ज को कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। तो यानी यहाँ पर अगर क्यू नेट की अगर एक्चुअली में बात करता हूँ, अगर क्यू नेट की एक्चुअली में बात करता है तो यहाँ पर क्यू नेट बराबर यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में कितना चार्ज उपस्थित है बाबू, Q1
उसके बाद यहाँ पर दूसरा कौन सा है बाबू -Q2, उसके बाद तीसरा क्या है बाबू -Q3। यानी क्यू नेट का वैल्यू आ गया कि नहीं, बताइए यहाँ पर कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए कि हाँ अभिमन्यु सर जो भी पढ़ाए हैं आप लोग को, आपका पढ़ाया हुआ हमको बिल्कुल समझ में आ गया, यानी 100% परफेक्ट है। अब देखिए बाबू यहाँ पर अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पर मान लेते हैं चाहे दूसरे टाइप का हम सवाल कर लेते हैं ना तो सर ना तो कहिएगा सर कि खाली सिर्फ Q1 और Q2 वाला कर रहे हैं। अब बाबू यहाँ पर दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। अब जानते हैं कि आवेश के सही मात्रा क्या होता है बाबू, कूलम होता है, और यह कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कोई निकाय है, और इस निकाय के अंदर 2 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर 4 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर 4 कूलम का चार्ज है, यहाँ पर 6 कूलम का चार्ज है, और कहेगा कि इसमें आवेशों का योग निकालिए। तो आवेश का योग कैसे निकाल सकते हैं बाबू? यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज अवेलेबल रहते हैं उन्हीं चार्जों को हम जोड़ते या घटाते हैं। तो कितने चार्ज अवेलेबल है बाबू? 3 चार्ज अवेलेबल है, यानी 2 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, 4 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, और 8 कूलम का चार्ज अवेलेबल है। तो सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर आवेश का योग पूछेंगे, अगर यहाँ पर क्यू नेट का वैल्यू पूछेंगे तो आप लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस यहाँ पर 8 कूलम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौ 14 कूलम, कितना, यानी क्यू नेट का वैल्यू कितना आ गया बेटा, जल्दी बताइए। यहाँ पर 14 कूलम, यानी यहाँ पर नेट चार्ज की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो यानी इस स्फीयर पर, यानी इस वस्तु पर कितना आ गया बाबू, इस निकाय के अंदर उपस्थित आवेश कितना कूलम का चार्ज होगा बाबू, 14 कूलम का चार्ज अवेलेबल होगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बताइए कोई डाउट? ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर नोट डाउन नहीं किए होंगे तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए यहाँ पर अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अब इस पर सोच रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर दे, कि यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछता है माना कि किसी निकाय के आवेश, माना कि किसी निकाय का आवेश, यहाँ पर सवाल पूछता है माना कि किसी निकाय का आवेश, किसी निकाय का आवेश, निकाय के आवेश, माना कि किसी निकाय के आवेश, माना कि किसी निकाय के आवेश -2 माइक्रोकूलम प्लस 2 मिलीकूलम, -2 माइक्रोकूलम, उसके बाद यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम, तथा 4 माइक्रोकूलम, तथा 4 माइक्रोकूलम, तथा 4 माइक्रोकूलम उपस्थित हो तो आवेश का संख्या बताए, आवेश के योग बताए। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, कह रहा है माना कि किसी निकाय में आवेश -2 में माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम है, और +4 माइक्रोकूलम उपस्थित है, तो आवेश का योग बताए। यानी कहने का मतलब होता है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 3 चार्ज अवेलेबल है, और 2 चार्ज यहाँ पर निगेटिव में, पॉजिटिव, यहाँ पर 2 चार्ज पॉजिटिव में है और 1 चार्ज निगेटिव में है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। तो जो चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होता है उस चार्ज को हम चिन्ह के साथ एक्चुअली में जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे, यानी कुल आवेश के योग, यहाँ पर कुल आवेश के योग, आवेश के योग, अगर कुल आवेश का योग निकालेंगे बाबू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कुल आवेश का योग निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है बाबू, -2 माइक्रोकूलम, उसके बाद यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम, प्लस यहाँ पर कितना है बाबू, 4 माइक्रोकूलम। यह नो चार्ज है बाबू आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उपस्थित है, यानी कोई निकाय है और इस निकाय के अंदर यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम प्लस यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम
और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो यहाँ पर निकाय के अंदर है तो उसको चिन्ह के साथ हमें यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। जब प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इस स्फीयर पर यानी 4 माइक्रोकूलाम के आवेश आएगा। कितना माइक्रोकूलाम के आवेश आएगा बाबू, यानी क्यू नेट का जो वैल्यू होगा बाबू यानी 4 माइक्रोकूलाम होगा। बताइए बाबू यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई प्रकार की डाउट या परेशानी, कोई डाउट होगा कोई परेशानी बाबू बताइए जल्दी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले लेक्चर्स पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला लेक्चर कुछ ऐसे है बाबू, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अगला लेक्चर से बाबू अब पढ़ने वाले हैं बाबू आवेश के संरक्षण। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बाबू आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण, संरक्षण यानी कंजर्वेशन इन चार्ज। चार्जिंग बाई कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन चार्ज। अब पढ़ने वाले हैं बाबू आवेश के संरक्षण। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे कि आवेश के संरक्षण क्या होता है। जब 9th और 10th में आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ये पढ़े हैं कि नहीं? तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है न तो ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण क्या है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जाता है और न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जाता है। यहाँ पर 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। उसी तरह यहाँ पर है ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण एक्चुअली में क्या होता है, इस नेचर में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं, आवेश संरक्षण यानी इस नेचर में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं उस चार्ज को न तो एक्चुअली में उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं बाबू, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। और वही संरक्षण आपका ऊर्जा संरक्षण है यानी आवेश संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि यानी प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश को यहाँ पर लिख देंगे बाबू आवेश। अब बाबू यहाँ पर समझेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को, यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को क्या लिखें बाबू, प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, 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 किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, और न तो विनाश किया जाता है, विनाश किया जाता है, न तो विनाश किया जाता है। यानी इस नेचर में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं उस चार्ज को न तो एक्चुअली में उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में, दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है, बदला जाता है।
यानी यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण यह क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ा करते थे, और क्लासिकल फिजिक्स बहुत पुरानी भौतिकी होती है, इसमें हम लोग स्टडी करते थे। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण ऊर्जा संरक्षण क्या होता था, इस नेचर में यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, और उसी तरह यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण होता है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए, और वह समीकरण आपको आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए, वह आपको एक इक्वेशन दिया था बाबू। इक्वेशन यहाँ पर E बराबर दिया था बाबू mc²। क्या दिया था बाबू? E बराबर mc² दिया था। यानी कहने का मतलब है कि अगर द्रव्यमान का विनाश करोगे, यानी द्रव्यमान को विनाश होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगा बाबू? यहाँ पर द्रव्यमान अगर विनाश होगा तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी, अगर ऊर्जा का विनाश होगा तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा। यह आपका आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यानी न्यूटोनियन फिजिक्स के अंतर्गत इस समीकरण को दिया था, E बराबर mc² को। यानी कहने का सेंस यह है कि अगर एनर्जी को उत्पन्न करोगे तो मास क्या होगा बाबू? नष्ट होगा। अगर यहाँ पे मास को उत्पन्न करोगे तो एनर्जी क्या होगी बाबू? नष्ट होगी। यह सर्वप्रथम आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब एक्चुअली में जो उत्पन्न और यहाँ पर विनाश एक्चुअली में कैसे होता है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल करेंगे, तबे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट की एक्चुअली में बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, एग्जाम्पल कुछ ऐसे है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो हम जानते हैं कि वस्तु किससे बना होता है बाबू? वस्तु कोई पदार्थ से बना होता है, और पदार्थ किससे बने होते हैं? अणु से बने होते हैं, और अणु किससे बने होते हैं बाबू? परमाणु से बने होते हैं। ये सब बात सभी लोगों को पता होगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश है इसके अंदर, यहाँ पर मान लेते हैं 4Q, यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई आवेश है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इस पर आवेश पर, इस आवेश पर मान लेते हैं, इस आवेश पर मान लेते हैं यहाँ पर -4 कूलाम का चार्ज है, -4 कूलाम का चार्ज है, और यहाँ पर +2 कूलाम का चार्ज है, और यहाँ पर +2 कूलाम का चार्ज है। कितने कूलाम का चार्ज है? +2 कूलाम का चार्ज है। यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक कोई निकाय है, यानी कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर -2 कूलाम के चार्ज है, और यहाँ पर +2 कूलाम के चार्ज है। रुक जाइए बाबू, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। अब बाबू यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक से हम लोग देखेंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ पर निकाय है, तो निकाय के अंदर 2 मान लेते हैं, लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब बाबू थोड़ा बहुत आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा बहुत बारीकी से देखिए आप लोग कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओह, अब देखिए मान लेते हैं बाबू कोई निकाय है। अब यहाँ पर एक निकाय में हम क्या करते हैं बाबू, इसमें एक काम करते हैं, इस निकाय के अंदर यहाँ पर -4 कूलाम का चार्ज को हम दे देते हैं। कितने कूलाम का? -4 कूलाम का, और इसमें यहाँ पर 2 कूलाम को हम चार्ज को दे देते हैं। यानी इस निकाय के अंदर मान लेते हैं कोई निकाय है, क्या है बाबू? कोई निकाय है, और इस निकाय के अंदर
यानी यहाँ पर -4Q और यहाँ पर +2 कूलाम को चार्ज को हम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि Q नेट का वैल्यू क्या होगा, यानी Q नेट का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए बाबू। यहाँ पर Q नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, यानी यहाँ पर -2Q में से 4Q को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बाबू, 2 कूलाम का आवेश बचेगा। कितने कूलाम के आवेश बचेगा, जल्दी बताइए बाबू। यहाँ पर 2 कूलाम के आवेश बचेगा। कितने कूलाम के आवेश बचेगा, यानी यहाँ पर -2 कूलाम के आवेश बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं और दोनों वस्तुओं को आपस में टकरा दिए, यानी दोनों वस्तुओं को आपस में टकरा दिए। तो टकराने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर -Q आ गया और यहाँ पर भी -Q कूलाम के आवेश हो गया। यानी यहाँ पर भी -Q आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, -Q आ गया। और इसको ऐड करेंगे यानी Q नेट निकालेंगे यहाँ पर, तो Q नेट निकालेंगे तो -Q और यहाँ पर -Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2Q। यानी Q नेट का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2Q इतना आएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी -2Q और यहाँ पर भी क्या, -2Q। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो विनाश किया जाता है, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताए थे। अब देखिए यहाँ पर इस निकाय के अंदर जितने भी यानी -4Q है और यहाँ पर 2Q है और इसको दोनों को आपस में टकरा देते हैं, तो टकराने के बाद यहाँ पर -Q चार्ज आ जाता है और यहाँ पर भी -Q चार्ज आ जाता है। यानी कहने का सेंस यह, न तो चार्ज को उत्पन्न हुआ और न तो चार्ज का क्या हुआ बाबू, विनाश हुआ। यानी पहले से यहाँ पर -2Q है और यहाँ पर टकराने के बाद भी यहाँ पर -2Q आ गया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आवेश न तो उत्पन्न हुआ न तो आवेश का क्या हुआ बाबू, विनाश हुआ। और यही आपका आवेश संरक्षण कहलाता है। अब बाबू यहाँ पर अगला, यहाँ पर तो एग्जाम्पल नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी -2Q और यहाँ पर भी -2Q, यानी जो आवेश होता है, आवेश को आपस में टकराए तो यहाँ पर टकराने के बाद न तो ऊर्जा उत्पन्न हुआ न तो नष्ट हुआ, लेकिन इसका जो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है यह एक दूसरे में क्या हो गए हैं बाबू, बदल गए हैं, यानी अदला बदली हो गया है। यानी यहाँ पर -Q और यहाँ पर भी क्या गया है, -Q आ गया है। और यहाँ पर भी -2Q और यहाँ पर भी -2Q, यानी आवेश में कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो एक्चुअली में विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बदल गया कि नहीं, बताइए। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं बाबू, विनाश। अब यहाँ पर एक लिखते हैं बाबू, उत्पन्न, उत्पादन, विनाश, और एक लिखते हैं बाबू, उत्पादन। अब देखिए यहाँ पर विनाश कैसे होता है। जैसे बाबू यहाँ पर आप इस संसार में हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बाबू, निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का पर कौन सा चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है। जो प्रोटॉन का जो छोटा भाई होता है उसका नाम है बाबू पॉजिट्रॉन। क्या नाम है बाबू, पॉजिट्रॉन। यानी पॉजिट्रॉन क्या होता है बाबू, जो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का छोटा भाई होता है उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू, पॉजिट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको कुछ पलों के लिए इस दोनों को हम टकरा देंगे। तो टकराने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी टकराएगा तो इससे इसके अंदर से गामा किरण निकलती है। कुछ ऐसे गामा किरण निकलती है, यानी गामा किरण निकलती है। कौन सी किरण निकलती है बाबू, गामा किरण निकलती है। और यहाँ पर गामा किरण निकलने के बाद, और गामा किरणें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे का कोई प्रकार की मास नहीं होता है। अगर जाहिर सी बात थी, आप समझिए बेटा कि मान लेते हैं सपोज डेट कि मान लेते हैं जो
यहाँ पर जो लाइट का जो किरणें है, अगर यहाँ पर एक्चुअली किरणें में कोई प्रकार की वेट होता है यानी कोई मास होता है, तो यहाँ पर हमारे माथों पर पड़ती किरणें तो माथे क्या हो जाता है बाबू, फूट जाता है। ऐसे होता कि नहीं, होता था कि नहीं? यानी एक्चुअली में कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उसमें कोई प्रकार की मास नहीं होता है, यानी यहाँ पर कोई प्रकार की मास अवेलेबल नहीं होता है, यानी m बराबर क्या बाबू, 0। लेकिन यहाँ पर क्या होता था बाबू, मास होता था, लेकिन जैसे ही इसको आपस में टकराए तो यानी टकराने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो इसके अंदर से गामा किरणें निकलती है, और गामा किरणें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। क्या होता है बाबू, कोई द्रव्यमान नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? और जब द्रव्यमान नहीं होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराए तो यहाँ पर क्या कोई मास होगा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या बाबू, 0। लेकिन पहले इसका मास था, यानी प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पहले मास था, लेकिन जैसे ही टकराए तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ बाबू, ऊर्जा की नष्ट हो गई, और नष्ट होने के कारण गामा किरणें के रूप में यानी गामा किरणें के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलने लगी, और विद्युत चुम्बकीय तरंगें वास्तव में कोई प्रकार के चार्ज मास अवेलेबल नहीं होता है। और जब मास अवेलेबल नहीं होता है तो प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। अगर प्रकाश की किरणें में कोई प्रकार के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई प्रकार के द्रव्यमान होता तो हमारे माथे पर पड़ती तो माथा क्या हो जाता बाबू, फूट जाता है। तो यहाँ पर मास कुछ नहीं होता है तो क्या होता है बाबू, 0 होता है। अगर यहाँ पर यह क्या हो गया बाबू, विनाश हो गया कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकराए तो गामा किरणें के रूप में निकली, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकली, और विद्युत चुम्बकीय तरंगे का कोई एक्चुअली में द्रव्यमान नहीं होता है। यह क्लियर कॉन्सेप्ट। न तो इसका क्या होती है बाबू, न तो इसका एनर्जी होती है, न तो कोई एनर्जी होती है, न तो कोई द्रव्यमान होता है। यहाँ तक क्लियर। अगर मान लेते हैं उत्पादन की बात करते हैं, मान लेते हैं कोई गामा किरणें यहाँ से निकली, यहाँ से कोई गामा किरणें निकल ली तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है क्या बाबू, पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर नॉट इक्वल टू 0। यह कभी 0 के बराबर नहीं होता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी आवेश के संरक्षण आप लोग सीख गए कि नहीं? और सीख गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ये समझ में आए कि नहीं कि विनाश कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है? विनाश के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो इसके अंदर से यहाँ पर गामा किरणें निकलती है, और गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, और तरंगे का कोई प्रकार के द्रव्यमान नहीं होता है। अगर एक्चुअली में द्रव्यमान होता तो प्रकाश की किरणें हमारे माथा पर पड़ती और माथा फूट जाता। तो और यहाँ पर जब द्रव्यमान नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो विनाश किया जाता है। अब देखिए पहले इस पर चार्ज था यानी द्रव्यमान था, लेकिन जैसे ही टकराए तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो गया बाबू, नष्ट हो गया कि नहीं? अब बताइए बाबू, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।